नमस्ते, मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, BAMS सेकेंड ईयर, रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना विषय। इस विषय में मैंने आपको पिछले अध्याय में यशद, कांस्य, पीतल आदि के बारे में बताया। मिश्र लोह हैं, इनके बारे में बताया। अब आपको मैं इस अध्याय में वर्त लोह के बारे में बताने जा रहा हूँ। वर्त लोह शुद्ध लोह नहीं है, ये भी मिश्र लोह ही है। इसके बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। संस्कृत में वर्त लोह कहते हैं, हिंदी में भरती कहते हैं, अंग्रेजी में ब्रॉन्ज कहते हैं। पर्याय इसका वर्तलोह, पंचलोह, पंचरस, भर्त और वर्तुल, ये इसके पर्याय हैं। इतिहास 13वीं शताब्दी से इसका उल्लेख मिलता है ग्रंथों में। परिचय, ये वर्तलोह जो है कांस्य, ताम्र, पीतल, लोहा एवं सीसा, इन पांचों धातुओं का समभाग में, समप्रमाण में एकत्र मिलाकर गलाकर देने से मिश्र लोह बनता है। मतलब ये 5 प्रकार की मिश्र धातुओं को मिलाकर बनता है, जिसमें कांस्य, ताम्र, पीतल, लोहा और सीसा, इनके समान प्रमाण में, समभाग में मिला करके ये गलाने में बनता है, मिश्र लोह बनता है। यह श्वेत वर्ण की धातु है। इसके पात्र का उपयोग सब्जी तथा दाल आदि पकाने के लिए किया जाता है। शोधन के बारे में, इसका तैल, तक्र आदि से शोधित करने के बाद में प्रतप्त कर अजा मूत्र तथा अश्वमूत्र में सेचन करने से वर्त लोह शुद्ध हो जाता है। मतलब इसका पूर्व में पहले तैल और तक्र आदि जो सामान्य शोधन विधि बताई है, उसमें शोधन कर लें। तैल, तक्र, गवामूत्रम, आरनाले, कुलस्थवात, इनमें 7 बार उसको निर्वापित करें। निर्वापित करने के बाद में, इसके बाद में इस वर्त लोह को प्रतप्त कर, यानी गरम बहुत अत्यधिक गर्म करके, और अजा मूत्र, ये बकरी के मूत्र में अथवा अश्वमूत्र, घोड़े के मूत्र में सेचन करने से, बुझाने से वर्त लोह शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार से शास्त्र में इसका वर्णन प्राप्त होता है। मारण इसका अर्क दूध से शुद्ध हड़ताल एवं शुद्ध गंधक को पीसकर, मतलब अर्क दूध से शुद्ध हड़ताल को और शुद्ध गंधक को पीसकर शुद्ध वर्त लोह पत्र पर लेप कर, उसका लेप करें। इस पर हड़ताल का और गंधक का अर्क दूध में पीस करके लेप करें। सुखा लें पत्र को, संपुट में रखकर 5 गज फुट की अग्नि में पाक करें। इस प्रकार से वर्त लोह की शुद्ध उत्तम भस्म का निर्माण हो जाता है। गुण कर्म इसके हैं, यह रस में कटु है, गुण में रुक्ष है, विपाक में अम्ल है, वीर्य में शीत है। यह कफ और पित्तनाशक है, कफ और पित्त का नाश करता है। रुचिवर्धक है, रुचि यानी अन्न में रुचि उत्पन्न करता है। त्वच है, त्वच का मतलब त्वचा के लिए हितकारी, आपकी त्वचा को, स्किन को सुंदर बनाने वाला है, उसके रोग रहित करने वाला है, उसके लिए हितकारी है। कृमिघ्न, कृमि नाशक है, शरीर में किसी प्रकार का कृमि हो, आभ्यंतर और बाह्य, उन सभी का नाश करने वाला है, कृमिघ्न है।
नेत्र के लिए हितकारी है, नेत्र की औषधि के लिए हितकारी है, नेत्रों को ज्योति बढ़ाता है, नेत्र को सुंदर रखता है, उसकी हितकारी है। और मल शोधक है, मल शोधक यानी ये आपको विबंधनाशक है, मल का शोधन करने वाला है, मल को बाहर निकालने वाला है, इसलिए ये विबंध का नाशक है। इसके पात्र में रखे या पकाए गए सब प्रकार के भोज्य पदार्थ अम्ल को छोड़कर जठराग्नि को दीप्त करने वाले अत्यंत पाचक एवं हितकर होते हैं। इसके पात्र में रखे हुए पकाए हुए सब प्रकार के भोज्य पदार्थ अम्ल को छोड़ करके जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाले और अत्यंत पाचक एवं हितकर होते हैं। इसकी मात्रा आधी रत्ती से 1 रत्ती तक है। अन्नपान इसका शहद है। इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जा सकता है। इस वर्त लोह का इस प्रकार प्रयोग करें, ये शुद्ध हो जाता है। ये इसकी औषधि का निर्माण करके प्रयोग करें। इस प्रकार इसका आपका वर्णन इसका पूरा हो गया। अब इसके बाद मैं इसी अध्याय में आपको भूनाग सत्वपातन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि भूनाग का सत्वपातन किस तरह करते हैं। भूनाग भी एक औषधि है, इसका सत्वपातन करने की विधि है। भूनाग की मिट्टी 10 kg लेकर कई बार अच्छी तरह पानी में धो लें, कई बार अच्छी तरह पानी में साफ कर लें, इसको धो लें इसको, जो उससे इसकी जो अन्य है वो भूनाग के अतिरिक्त जो है वो मिट्टी सब साफ हो जाएगी। मिट्टी का अधिकांश भाग निकाल लें। पुनः उसे सुखाकर भृंगराज सूरज के साथ 3 दिनों तक मर्दन करें उसका। पुनः 3 दिनों तक नींबू सूरज के साथ मर्दन करें, मतलब पहले भृंगराज सूरज के साथ 3 दिन मर्दन करें और पुनः भृंगराज सूरज के साथ मर्दन करने के बाद में इसका नींबू सूरज के साथ इसका मर्दन करें और 3 दिनों तक निर्गुंडी सूरज की भावना दें। मतलब नींबू सूरज के मर्दन के बाद में इसके उपरांत 3 दिन तक इसके निर्गुंडी जो रहे, निर्गुंडी है औषधि, उसके सूरज की भावना दें, मतलब उसके सूरज में इसको डाल के रख के भावना दें। इसके बाद द्रावक वर्ग, जो द्रावण करने वाला वर्ग होता है जिससे द्रवीकृत होती चीज़ें, उसमें कौन कौन से हैं? गुड़, गुग्गुलू, गुंजा, घृत, मधु और टंकण, ये द्रावकगण कहा जाता है। इस द्रावकगण में की औषधियों के साथ मर्दन कर बड़ी बड़ी गोली बना लें। द्रावकगण में ध्यान रखें, गुड़, गुग्गुलू, गुंजा, घृत, मधु और टंकण होता है। इसके साथ इसका मर्दन करके और बड़ी बड़ी इसकी गोली बना लें। दृढ़ मूसा में रखकर, वही दृढ़ मूसा मैं आपको पहले भी कई बार बताया है कि मूसा ऐसी होती है कि वो दृढ़ अग्नि को सहन करने वाली होती है। दृढ़ अग्नि में भी उसका पाक कर सकते हैं, वो टूटती फूटती नहीं है, उसे ही मूसा कहते हैं। तो दृढ़ अग्नि में मूसा में रखकर उसका तीव्र अग्नि में 2 घंटे तक खूब तीव्र अग्नि देके धमन करके पाक करें, धमन करें। स्वांग शीत होने पर मूसा स्थित जला हुआ पदार्थ चिकने पत्थर के सिलवट्टे पर रखकर थोड़ा पीसें। राई या सरसों जैसी कठिन टुकड़े चुनकर पृथक कर लें, मतलब उसमें से राई के जैसे और सरसों जैसे कठिन टुकड़े चुनकर पृथक कर लें। इन टुकड़ों के 12वां भाग शुद्ध ताम्र मिलाकर पुनः धोकें, मतलब इसके जो टुकड़े आपने एकत्रित किए हैं, इन टुकड़ों का 12वां भाग शुद्ध ताम्र मिला करके पुनः उसमें धमन करें, मूसा में रखकर पुनः धर्म करें। ये विधि बताइए, पुनः धर्म करें। इसके बाद में जब सब पिघल जाए तो स्वांगशीत करके बड़े बड़े सत्व कण को निकाल लें। फिर स्वांगशीत कर लें, अपने आप ठंडा होने दें उसे, और बड़े बड़े सत्व कण को निकाल करके कांजी से प्रक्षालन करके पृथक कर लें। यही भूनाग सत्व है, यही भूनाग सत्व है। इस भूनाग सत्व को इसमें इस तरह प्राप्त कर लें और उसको चिकित्सा में उपयोग करें। सेकंड नंबर इसका है किस तरह से किया जाता है। जिस स्थान पर ताम्र की खान हो उस स्थान पर भूनाग 5 kg प्राप्त करें, मतलब और जगह का नहीं, जहाँ पर ताम्र की खान हो उसी स्थान का भूनाग 5 kg प्राप्त करें। अर्थात घाटशिला, सिंहभूमि जिला बिहार, खेतड़ी राजस्थान,
कि मिट्टी में उत्पन्न होने वाले केचुए लेने चाहिए। भूनाग केचुए को कहते हैं, उसको लेना चाहिए। इसी स्थान के केचुए से श्रेष्ठ सत्व प्राप्त हो सकेगा। उसे धोकर सुखा लें और बाद में एक कढ़ाई में भूनाग चूर्ण कर लें। पुनः उसमें संभाग, हैदरा चूर्ण और गुड़, वही मित्रपंचक नहीं, वही द्रावकगण। कौन से? गुड़, गुगुलू, लाक्षा, ऊन, छोटी मछली, तिल की खली और टंकण प्रत्येक भूनाग के चतुर्थांश लें। मतलब उसमें पुनः संभाग हैदरा चूर्ण लें, एक तो गुड़ लें, गुगुलू लें, लाक्षा लें, ऊन लें, छोटी मछली, तिल और खली और टंकण चूर्ण। इस प्रकार प्रत्येक भूनाग से चतुर्थांश लें। प्रत्येक को भूनाग की जितनी मात्रा उसके चौथा हिस्से में प्राप्त करें। अर्थात प्रत्येक 1.250 mg ग्राम लेना चाहिए। 1 किलो 250 ग्राम लेना चाहिए। सबको मर्दन करके पानी के साथ बड़ा गोला बनाकर एवं दृढ़ मूसा में रखकर जोर से यानी तीव्र अग्नि में धमन करें, धोंकने से धमन करें। इसके बाद ताम्र के जैसा तुथ का सत्व निकल जाता है। इस प्रकार सत्व को ग्रहण करके औषधि रूप में प्रयोग करें। हम आगे मयूर पिच्छ सत्व, मयूर पिच्छ का सत्व कैसे निकालते हैं उस बारे में वर्णन किया जा रहा है। मयूर पिच्छ, मयूर के जो पंख होते हैं उस पंख की भी चंद्रिका युक्त जो होता है उसको ही इसमें प्रयोग करते हैं। मयूर पिच्छ के जो चंद्रिका युक्त भाग है उसको अलग से निकाल करके फिर उसका सत्व निकालते हैं। तो मयूर पिच्छ का छोटा छोटा टुकड़ा कर लें। इसकी मोटी सफ़ेद डंठल निकाल कर फेंक दें। इसमें संभाग गोघृत मिलाकर लोहे की कढ़ाई में निर्वात स्थान पर जला दें, जहाँ पर कोई वायु नहीं हो ऐसे स्थान पर जला दें। अब जले हुए मयूर पंख की राख में निम्नलिखित प्रत्येक द्रव्य संभाग मिला दें, यथा गुड़, गुगुलू, छोटी मछली, ऊन, टंकण, सज्जी खार, मधु, गुंजा, पिपली, लाक्षा और गोघृत मिलाकर गोला बनाकर अंधमूसा में रखें। अंधमूसा मूसा जैसी होती है, इसमें अंधमूसा नाम है, उसमें रखें और दृढ़ अग्नि में दहन करें। इसको पकावें। कुछ देर तक दहन करने के बाद शेष सारा द्रव्य पिघल जाता है। स्वांगसित होने पर बाद में मूसा की तली में सरसों के बराबर ताम्र रूप में सत्व प्राप्त होगा, जिसे एकत्र कर ग्रहण कर लेना चाहिए। यही मयूर पिच्छ का सत्व ग्रहण करने की विधि है। इस प्रकार से मैंने आपको इस अध्याय में कई प्रकार के सत्व निकालने का विधि, जिसमें भूनाग का सत्व, मयूर पिच्छ का सत्व और इसके अलावा आपको यशद के बारे में, वंग के बारे में अध्ययन बताया। वंग के बाद में आपको पीतल के बारे में बताया, फिर ब्रास के बारे में बताया, वंग किस प्रकार से शुद्ध करते हैं ये बताया, नाग के खनिज के बारे में बताया, नाग का शोधन कैसे करते हैं उस बारे में आपको बताया गया। इस प्रकार से कुल मिला के आपको मैंने इसमें सभी प्रकार के जो धातु है, मिश्र धातु है, अन्य धातु है, उन सभी धातुओं का वर्णन आपको इसमें किया गया है। धातुओं के अतिरिक्त इसमें कुछ मिश्र धातु और एलोह धातु भी हैं, उनका वर्णन भी इसमें किया है। तो इस अध्याय में सभी प्रकार के धातुओं का वर्णन करके आपको उसको याद करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और पढ़ कर और इसको जितनी भी धातु आपको बताई गई है, 7 तो धातु मुख्य बताइए इसमें, स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह, वंग, यशद, पित्तल, इस तरह से। और इनके अलावा जो बाकी मिश्र धातु हैं, इन धातुओं का भी शोधन, मारण और औषधीय गुणों के बारे में आपको उपयुक्त रूप से बताया गया है। इसका ज्ञान कर आप अध्ययन कर पढ़ें
इस प्रकार मैंने आपको उस धातु प्रकरण को आपको संपूर्ण पूरा कर दिया है। इसको अध्ययन करें। नमस्कार, धन्यवाद।